नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले बात बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और ये मतदान हुआ है 54% से ज्यादा। जी हाँ, बिहार में मतदान जो है वो 54% से ज्यादा हुआ है और सबसे ज्यादा मतदान जो रिकॉर्ड किया गया वो भी हम बताएंगे, लेकिन 54.15 सबसे ज्यादा बेगूसराय जिले में 58.67% मतदान यहां पर हुआ है। तो दूसरे चरण में अब तक लेकिन सबसे कम जो मतदान हुआ है वो पटना में हुआ है। पटना में 48.24% मतदान सबसे कम पटना में रिकॉर्ड किया गया। तो आज दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसमें तेजस्वी भी हैं और उनके भाई तेज प्रताप भी। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब 2/3 सीटों पर बिहार में मतदान पूरा हो चुका है। आज हाई प्रोफाइल लोगों ने आम लोगों के साथ साथ जहां वोट डाले वहीं दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई है और इसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी शामिल हैं। ये लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र में जिनकी आस्था है उनका उत्साह नापने का तो कोई पैमाना ही नहीं बना है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में आज 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे। मतदान के कतार में आम आदमी था तो दिग्गज नेता भी कतार में लगे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के राजभवन के बूथ नंबर 326 पर अपना वोट डालने पहुंचे। अपने अंदाज में नीतीश ने जनता से वोट की अपील की। मतदान करना चाहिए। नीतीश कुमार ने तो बड़ी शांति के साथ मतदान किया, लेकिन डिप्टी सीएम सुशील मोदी लाइन तोड़कर मतदान करने पहुंच गए। सुशील मोदी ने पटना के कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के सेंट जोसेफ स्कूल पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए। सुशील मोदी तो वोट डालकर चले गए, लेकिन सुबह से कतारों में लगे लोगों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया कि आखिर कैसे कोई मतदान में वीआईपी ट्रीटमेंट ले सकता है। बहुत देर से खड़े हैं। क्या दिक्कत? सुशील मोदी जी आए, अब जल्दी से निकल गए, हम लोग खड़े के खड़े हैं। अच्छा, वो आए और चले गए। वो वीआईपी हैं? हाँ, वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं। उधर इस बार चुनाव में नीतीश कुमार के साथ दो हाथ कर रहे तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर आज मतदान था, लेकिन तेजस्वी अपनी मां राबड़ी देवी के साथ पटना के बूथ नंबर 160 पर वोट डालने पहुंचे। तेजस्वी ने यहां नया नारा भी गढ़ दिया। बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। तेजस्वी यादव पटना में थे, जबकि उनके भाई अपने चुनावी क्षेत्र हसनपुर में मौजूद थे। पहले चरण में क्या था, जबरदस्त था। इसमें दूसरे में भी जबरदस्त रहेगा, तीसरे में भी जबरदस्त रहेगा। तेजस्वी और तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी अपने बेटों की सत्ता तक पहुंचने की दुआएं मांग रही हैं। राबड़ी को लग रहा है कि बिहार में बदलाव आने को है। पूरा बिहार के जनता जिता रहा है, बदलाव चाहता है, बदलाव का गंगा बह रहा है। मैडम, नीतीश जी जिस तरीके से हमला बोल रहे कोई बात नहीं है, उनका कोई बात नहीं है। मैडम, राबड़ी जी से हमारे साथ जनता नहीं पूछ रहा है। राबड़ी जी कैसे चुनाव चल रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है। उधर बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करने वाले चिराग पासवान ने अलौली विधानसभा सीट के अपने पैतृक गांव शहर बन्नी के बेलिहाली बूथ पर मतदान किया। चिराग ने ऐलान किया कि अब नीतीश कुमार का सत्ता से विदा होना तय है।
किसी कीमत पर नहीं बनेंगे। ये स्पष्ट, ये लिखवा कर आप मुझसे ले लीजिए। 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। मतदान शुरू होने के घंटे भर के भीतर पटना के एक बूथ पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने मतदान किया। इस दौरान राज्यपाल चेहरे पर फेस शील्ड लगाए हुए थे। दूसरे चरण के मतदान में रविशंकर प्रसाद ने मतदान किया तो रामकृपाल यादव स्कूटी पर वोट डालने पहुंचे। राजीव प्रताप रूडी ने छपरा में मतदान किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेतिया में अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर चर्चा में रही मंजू वर्मा ने चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के श्रीपुर में मतदान किया। बिहार का चुनाव का मुद्दा बहुत साफ है। अशांति, असुरक्षा, अपहरण या विश्वास, सुरक्षा और विकास का आग्रह, यह मुद्दा है। बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों पर आज मतदाताओं ने तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। इनकी किस्मत का फैसला अब 10 नवंबर को होगा, जब मतों की गिनती शुरू होगी। पटना से रोहित सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार अभिषेक और समस्तीपुर से जहांगीर के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा इस बार बांकीपुर से चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला तो लव सिन्हा की बहन सोनाक्षी सिन्हा ने एक वीडियो संदेश भेजकर बांकीपुरा की जनता से अपने भाई को वोट देने की अपील की। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में ग्लैमर का तड़का तब लगा जब पटना में अपना वोट डालने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा सड़कों पर उतरे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना की बांकीपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने बेटे के समर्थन में शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ आए। दोनों ने मतदान किया। चुनाव में भले ही लव सिन्हा खड़े हों, लेकिन प्रतिष्ठा तो यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा की दांव पर लगी है। शत्रुघ्न सिन्हा को यकीन है कि बिहार में इस बार बदलाव होकर रहेगा। चुनाव है, लोकतंत्र है, लोग बिहार में बदलाव की ओर देख रहे हैं, परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। जो क्रांतिमय वातावरण पैदा हुआ है और विशेषकर युवा, दबंग, जानदार, शानदार, दमदार नेतृत्व हमारे अपने तेजस्वी यादव के प्रति। लव सिन्हा खुद अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिखाई दिए। बोले कि जीत तो वो बस इस बात से गए हैं कि उन्होंने 15 सालों से सत्ता पर काबिज सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा है। जो भी परिणाम होगा, विजेता मैं हूँ। विजेता क्यों हूँ मैं? क्योंकि 15 साल जिनको लगता है कभी मतलब उनके सामने कोई आएगा नहीं या उनका गढ़ है, वहाँ पे आके हम खड़े हो गए, चुनाव लड़ने आए हम। तो मेरा मानना ये अच्छी बात है और मतलब कि जो भी होगा बिहार परिवार का हम स्वीकार कर देंगे, उनका जो भी रिजल्ट होगा। आज सुबह से ही शत्रुघ्न सिन्हा के घर रामायण में चहल पहल बढ़ गई थी। परिवार वोट डालने के लिए तैयार बैठा था। शत्रुघ्न सिन्हा अपने अंदाज में तेजस्वी यादव की तारीफों के पुल बांध रहे थे। महागठबंधन तैयार किया, उसका नेतृत्व बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सही मायनों में एक मास लीडर हैं, उनका बेटा हमारा अपना तेजस्वी यादव जिस तरह से उभर कर आ रहा है, जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और गजब का समर्थन मिल रहा है। उधर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने भी वीडियो संदेश भेजकर बांकीपुर की जनता से उनके भाई लव सिन्हा को वोट देने की अपील की। अपने बेहतर कल के लिए 3 नवंबर को क्रमांक संख्या 2 के सामने वाला बटन दबाकर मेरे भाई, आपके बेटे और आपके बिहारी बाबू के बेटे को अपना आशीर्वाद दे और खूब सारे वोट देकर विजयी बनाए। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने इस चुनाव को सुरीला बना दिया। चुनाव का पर्व है, चुनाव का पर्व है, सोच लीजिए हर एक मत है कीमती,
वोट कीजिए। 2 गज की दूरी पर ही खड़े होइए, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क पहन कर। चित्रा त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। ग्लव्स पहन कर वोट कीजिए। बिहार में 17 जिलों की 94 सीटों पर एक तरफ वोट डाले जा रहे थे तो दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जंगल राज और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहे थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक व्यक्ति ने पत्थर फेंका, प्यास फेंक दी तो राहुल गांधी ने बिहार में इस बार बदलाव की बयान पर जोर दिया। बिहार के दूसरे चरण का मतदान चल रहा था और प्रधानमंत्री तीसरे चरण के लिए प्रचार में पसीना बहा रहे थे। विपक्ष पर करारा वार कर रहे थे, राष्ट्रवाद को विपक्ष के खिलाफ हथियार बना रहे थे। बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया के फॉरबिसगंज और सहरसा में आयोजित रैलियों को संबोधित किया। मोदी ने बिहार में परिवारवाद और जंगल राज को लेकर महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार मधुबनी के हरलाखी में पहुंचे तो वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। नीतीश के ऊपर ईंट का टुकड़ा और प्याज फेंका गया। प्याज और ईंट फेंकने वाला शख्स चिल्लाने लगा। नीतीश कुमार ने अपने सुरक्षा कर्मियों को रोका और बोले, उसे जितना फेंकना है फेंक लेने दो। खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए बोलता रहता है सरकारी नौकरी। जेडीयू ने इस घटना को बिहार के जंगल राज से जोड़ दिया। बौखलाहट है और जो हताशा है वो ऐसी गतिविधियों में दिखने लगी है, लेकिन बिहार की जनता इस तरह की गुंडागर्दी और लफंगागिरी को बिहार की जनता कठोर शब्दों में ईवीएम का बटन दबाकर अपना जवाब जरूर देगा। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कटिहार में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने बिहार में बदलाव की बयार बहने का दावा किया। नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है, बिहार के किसान को मारा है, पीटा है, कुचला है, बिहार के छोटे दुकानदारों को नष्ट किया। बिहार में 2 चरणों का मतदान खत्म हो गया है। तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा। आखिरी दौर के मतदान के लिए सभी पार्टियां अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
बिहार में चुनाव आया, जमकर चुनाव प्रचार हुआ और बिहार के लोगों को लगा मानो कोरोना वायरस जो है वो छुट्टी पर चला गया है। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, भारी भीड़ जुटी, लेकिन न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही किसी ने मास्क लगाया। और न मास्क न पहनने वाले लोगों ने तो ऐसी ऐसी दलीलें दी हैं कि आप अपना माथा पीट लें। कोरोना तो खत्म हो गया कब से? अच्छा, खत्म हो गया। डेली लोग सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है डेली। तो कहाँ मौत हो रहा है? जी सही सुना आपने। इन्हीं का ही नहीं, बिहार के तमाम इलाकों की यही बात है। लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मानकर चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना कहीं नहीं है सर, ठीक है, ये सब मन का भटक है और नीतीश कुमार का। घर से लोग को खाने का नहीं मिलता है। पंजाब जाते हैं तो बस वाला 4000 रुपया मांगता है। 4000 बस वाला को दीजिए, उसके बाद खाना पीना उसका दीजिए, कहाँ से आएगा? ये सुपौल के लोग हैं। चुनावी रैलियों में आना जाना खूब हुआ, लेकिन मास्क का कहीं पता नहीं। पूछने पर अजब गजब तर्क दे रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए? भीड़ में आए हैं। कोरोना का कार्ड नहीं चल रहा है इसलिए मास्क नहीं है। क्यों बाबा, आप भी मास्क नहीं लगाए हैं? हम तो कभी नहीं लगाया है, ऐसा सरकार तो कभी नहीं देखा था। सबको मुंह में जाबी लगा दिया। हम लोगों का इम्यूनिटी पावर इतना मजबूत है कि हम लोग कोरोना आ ही नहीं सकता है। आप बता दीजिए हमारे सुपौल जिला में कोरोना आया है? अभी तक ऐसा नहीं है। सीतामढ़ी में भी कुछ यही हाल था। मास्क चेहरे से गायब था। ये सहरसा का हाल है। यहाँ भी कोरोना को लेकर लापरवाही साफ नजर आ रही है। चेहरे पर मास्क नहीं है, लेकिन बहाने गजब हैं। मास्क रखे हुए हैं, पॉकेट में है। मास्क हम जेबी में रखे, आपसे बात करने के बाद मास्क लगा लेंगे। ये दरभंगा की जनता है। प्रचार से लेकर मतदान तक सक्रिय, लेकिन कोरोना का जैसे कोई खौफ नहीं। जरा सुनिए इनकी दलीलें। हाँ, गांव में नहीं लगाते हैं, अगर बाहर कहीं पे जाते हैं तो लगाते हैं। गांव में तो सब अपना समाज का ही आदमी है। मास्क अभी नहीं लगाए, थोड़ी देर पहले लगाए थे, लेकिन अभी हम अपना पर्सनल घर पे आ गए, इसलिए मास्क नहीं लगा। ये कटिहार की जनता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाषण सुनने यहाँ लोग आए थे। चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं, बहाने तो बस जुबान पर हैं। हाँ, लगाना तो जरूरी है, लगा लेते हैं। मास्क है तो क्यों नहीं है? देखते हैं कोई नहीं पहना है तो हम भी नहीं पहने, मास्क है हम लोग। चुनाव आयोग ने बिहार में कोरोना को देखते हुए वोटिंग के नए नियम कानून बनाए थे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया था, लेकिन चुनावी रैलियों में तो सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर चला गया और मास्क पहुंच गया जेबों में। रहा सवाल कोरोना का, तो उसका डर ठेंगे पर चला गया। कटिहार से विपुल राहुल के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन याद कीजिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद, डीएनए और पाकिस्तान के मुद्दे छाए हुए थे और यही मुद्दे प्रमुखता से उठे थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का पासा फेंककर मुद्दों को एकदम से रोजगार पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देंगे तो देंगे कहां से? बस फिर क्या था, तेजस्वी ने नौकरी देने का अपना पूरा प्लान समझा दिया। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। यही वो मुद्दा है जिस पर बिहार का चुनाव पूरी तरह घूम गया। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बिहार में 10 लाख नौकरियों का वादा कर दिया तो विपक्ष में खलबली मच गई। नीतीश कुमार तेजस्वी पर हमलावर हो गए। 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिएगा? है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस बार के चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर एजेंडा पहले ही सेट कर दिया था। एनडीए ने तेजस्वी पर हमले बोले, लेकिन अंदाजा लग गया था कि बेरोजगारी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लिहाजा बीजेपी ने 19 लाख रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की बात अपने मैनिफेस्टो में डाल दी।
संकल्प है कि 3 लाख शिक्षक नियुक्ति, 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां, IT हब से 5 लाख नए रोजगार का सृजन, 1000 FPO के माध्यम से 10 लाख रोजगार का सृजन, और अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। चुनाव में एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले तो खूब हुए, लेकिन रोजगार का मुद्दा छाया हुआ था। सत्ता पक्ष तेजस्वी की तरफ सवाल उछाल रहा था कि आखिर 10 लाख नौकरियां वो लाएंगे कहां से। जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। बोले कि जरूरत पड़ी तो मंत्रियों और विधायकों की तनख्वाह कटेगी। तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे, और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे को हर जनसभा में उछाल रहे हैं। ये मुद्दा इतना चढ़ा हुआ है कि इसके आगे राष्ट्रवाद, मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद परवान नहीं चढ़ सके। आज तक ब्यूरो। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभी से जोर पकड़ चुका है। स्पेशल रिपोर्ट में यहां पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि यूरोप में किस तरह से एक बार फिर से पांव पसार रहा है आतंकवाद। स्वागत एक बार फिर से आपका स्पेशल रिपोर्ट में। यूरोप में आतंकवाद एक बार फिर से सर उठा रहा है। फ्रांस में आतंकवादी हमले के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी एक के बाद एक लगातार कई आतंकवादी हमले हुए। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, लेकिन इन आतंकवादी हमलों की तुलना की जा रही है 26/11 के आतंकवादी हमले से। आतंकी हमले से एक बार फिर दहल उठा यूरोप। अब की बार ऑस्ट्रिया की राजधानी में आतंकी हमला। वियना में आतंकियों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। यूरोप में बार बार आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं? फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया में आतंकियों ने मचाया तांडव। यूरोप इस वक्त आतंक के टारगेट पर है। अभी फ्रांस में आतंकी हमले के जख्म भरे भी नहीं हैं और अब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर घातक आतंकी हमला हुआ है। जी हां, वियना शहर में एक यहूदी पूजा स्थल से लेकर 6 अलग अलग जगहों पर आतंकियों ने जमकर गोलियां बरसाईं। आम लोगों को आतंकी गोलियों का निशाना बनाया गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वियना में हुए इस आतंकी हमले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी के वियना में हुआ ये आतंकी हमला मुंबई में 2008 के 26/11 आतंकी हमले जैसा था। जिस तरह से मुंबई में आतंकी कसाब और उसके साथियों ने आतंक का तांडव मचाया था, ठीक उसी तरह से वियना में भी आतंकियों ने भीड़ वाले इलाके को निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग की। सेंट्रल वियना के सिनेगॉग यानी यहूदियों के पूजा घर के आसपास भी गोलीबारी हुई। सभी आतंकी हथियारों से लैस थे। उन्होंने करीब 100 राउंड गोलियां चलाईं। सड़क पर बार के बाहर बैठे एक शख्स को भी आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। हालांकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी एक आतंकवादी को मार गिराया। ये एक आतंकवादी हमला है। शुक्र है कि इस कठिन वक्त से ऑस्ट्रिया जल्द ही निकल जाएगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हमले में कुछ लोगों की मौत हुई है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उनमें से एक आतंकी को मार गिराया। हथियारों से लैस एक आतंकी हमला करते हुए सीसीटीवी में साफ नजर आया, जो सड़क किनारे लेटे हुए एक शख्स को
निशाना बना रहा था। पुलिस के माने तो कई आतंकियों ने शहर पर एक साथ हमला किया। हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में कोरोना के चलते आज से फिर लॉकडाउन लगना था। जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय लोग बार और रेस्टोरेंट में अपने रिश्तेदारों के साथ लॉकडाउन से पहले की छूट का आनंद उठा रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस आतंकी हमले में उनका एक अफसर भी घायल हुआ है। ऑस्ट्रियाई नेता कुर्ज ने बताया कि आतंकी ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे और पेशेवर रूप से तैयार थे, लेकिन कुर्ज ने यह भी कहा कि वो ऐसे आतंकी हमलों से डरने वाले नहीं हैं और इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। 150 स्पेशल फोर्सेस और काफी संख्या में बिना वर्दी के पुलिस वियना सिटी सेंटर में तैनात है। इसकी जांच के लिए फेडरल ऑफिसर, एंटी टेररिस्ट एजेंसी के लोग स्पेशल क्रिमिनल पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। हमने वियना सिटी सेंटर के अंदर और बाहर सुरक्षा का घेरा बना दिया है। सेंट्रल वियना में आतंकियों ने रात 8 बजे हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों से गोलीबारी की खबरें आने लगी। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कम से कम एक आतंकी अभी जिंदा है जो नजरों से दूर है। इसलिए ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री कार्ल नेहमर ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। वियना के नागरिकों बिना किसी वजह से घर से ना निकलें, घर पर रहें। दूसरा, टाउन सेंटर के पास ना जाएं। और तीसरा, अभिभावक अगर संभव हो तो अपने बच्चों को घर पर रखें और अगर संभव ना हो तो बच्चों को स्कूल से लेकर आएं। आतंकी हमले के बाद वियना को जैसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर आर्मी तैनात कर दी गई है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी वियना आतंकी हमले पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, हम फ्रांस के लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए आतंकी हमले के वक्त उनके दुख में शामिल हैं। फ्रांस के बाद एक मित्र देश पर हमला किया गया है। ये हमारा यूरोप है। हमारे दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए कि वो किसके साथ ऐसा कर रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वियना के आतंकी हमले पर अफसोस जाहिर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस तरह के हमलों को रोका जाना चाहिए। यूएस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और पूरे यूरोप में कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में खड़ा है। यूरोप में लगातार हो रहे आतंकी हमलों की दुनिया भर के देशों ने निंदा की है। बड़ा सवाल यह है कि वैश्विक मंचों पर आतंक को रोकने की बात भले ही होती है, लेकिन आतंकवाद और आतंकवादी लगातार सिर उठा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकवादी हमला हुआ। इससे पहले फ्रांस पर आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन फ्रांस चुप नहीं बैठा। फ्रांस ने बदला ले लिया है। फ्रांस ने एयर स्ट्राइक कर अल-कायदा के 50 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है और साथ ही आतंकवादियों को यह संदेश भी दे दिया है कि उनके खिलाफ अब बदला शुरू हो चुका है। आतंक पर फ्रांस का सबसे घातक प्रहार। फ्रांस ने मार गिराए अल-कायदा के 50 आतंकी। आतंकियों पर फ्रांस की सबसे तगड़ी एयर स्ट्राइक। आतंकियों के लिए काल बने ड्रोन और मिराज। आतंक को नेस्त नाबूद करने में जुट गया फ्रांस। पिछले दिनों फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद फ्रांस ने ठान लिया है कि अब उसकी जंग सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ चलेगी। और इसका सबसे बड़ा नतीजा है कि अल-कायदा के 50 आतंकियों पर फ्रांस की एयर स्ट्राइक। फ्रांस ने अल-कायदा के ये 50 आतंकी कैसे और कहां मारे, उसकी पूरी कहानी बताएं। उससे पहले आपको फ्रांस के राष्ट्रपति का वो बयान सुनाते हैं जिसमें इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ सौगंध खाई थी। What we must fight is Islamist separation. हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। Socio-political project. और अब आतंक के खिलाफ फ्रांस का ऐलान जंग हो चुका है। फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीकी देश
माली में बड़ी कार्रवाई करते हुए अल-कायदा के 50 जिहादियों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फ्रांस सरकार ने कहा कि बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के नजदीक शुक्रवार को यह हवाई हमला किया गया। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने बताया कि फ्रांस की सरकार जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इसके तहत 30 अक्टूबर को चलाए गए ऑपरेशन में 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए और कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। फ्रांसीसी सेना ने आतंक पर इस हमले के लिए मिराज जेट और ड्रोन का सहारा लिया। जिस वक्त आतंकी मोटरसाइकिलों पर झुंड में जा रहे थे, तब ड्रोन और मिराज के जरिए उन्हें वहीं उड़ा दिया गया। फ्रांस की ये एयर स्ट्राइक अल-कायदा के आतंकी गुट अंसारुल इस्लाम के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। हम आपको बता दें कि फ्रांस में कुछ दिनों पहले पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद फ्रांस के 2-3 शहरों में आतंकी हमले हुए। पेरिस और फिर नीस में तो लोन वुल्फ अटैक भी किए गए। 29 अक्टूबर 2020 यानी आज से ठीक 5 दिन पहले की बात है। फ्रांस के नीस शहर में सुबह के वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत था। हालांकि चंद मिनटों में ही साफ हो गया कि नीस के नोट्रे दाम चर्च के बाहर हमला हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि ये आतंकी हमला हो सकता है। उस चर्च में कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने खूनी मंजर पैदा कर दिया था। Horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. नीस में गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे हमलावर चाकू के साथ नोत्रे दाम चर्च के अंदर घुसा और वहां बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उस दहशतगर्द ने 2 लोगों का गला काट दिया। इस हमले में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर जख्मी किया और पकड़ लिया। और नीस हमले के 2 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को ही फ्रांस का एक और शहर ऐसी ही दहशतगर्दी का शिकार हुआ। फ्रांस के नीस से महज 470 किलोमीटर दूरी पर बसे लियोन में भी एक पादरी को निशाना बनाया गया। वहां चर्च के बाहर पादरी को हमलावर ने गोली मार दी। हमले में पादरी को पेट में गोली लगी। अब लियोन में चर्चों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीस के चर्च में चाकू से हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने सख्त बयान दिया, जिसमें उन्होंने फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही। What we must fight is Islamist हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। socio-political project. फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद दुनिया के कई देशों में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कई मुस्लिम देशों ने राष्ट्रपति मैक्रों के बयान पर ऐतराज जताया। भारत के कई शहरों में भी वैसे प्रदर्शन दिखे। आज तक ब्यूरो। यूरोप में आतंकवाद सर उठा रहा है। फ्रांस ने 50 आतंकवादियों को ढेर कर दिया तो भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान एक बार फिर से आतंकवादी हमले से दहल उठा। काबुल यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों ने घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की, 25 छात्रों को मार डाला। एक तरफ आतंकी हमलों से यूरोप थर्राया हुआ है, तो दूसरी तरफ आतंकियों ने अफगानिस्तान में भी खूनी तांडव मचाया। जी हां, अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में सोमवार को इतना घातक आतंकी हमला हुआ कि 25 लोग मारे गए। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच घंटों मुठभेड़ चली। इस हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरे कैंपस को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। कैंपस के अंदर और बाहर से ताबड़तोड़ गोलियां चली।
हम आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में बुक फेयर लगाया गया था। इस दौरान ईरान के राजदूत भी वहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं काबुल यूनिवर्सिटी पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति हमारी संवेदनाएं। हम आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान के साहसी संघर्ष का समर्थन जारी रखेंगे। काबुल यूनिवर्सिटी पर हुए इस आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। हालांकि तालिबान ने इसको लेकर एक बयान जारी किया और कहा कि उस हमले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यूनिवर्सिटी के छात्र अहमद शमीम ने बताया कि उसने पिस्तौल और कलाशनिकोव राइफलों से लैस आतंकवादियों को गोलियां चलाते देखा। एक चश्मदीद ने बताया कि हमलावरों ने काबुल विश्वविद्यालय में एक क्लास में प्रवेश किया और छात्रों पर गोलियां चलाईं, जिसके चलते क्लास में मौजूद कई छात्र या तो मारे गए या घायल हो गए। हम आपको बता दें कि पिछले साल भी इस यूनिवर्सिटी के गेट पर बम विस्फोट में 8 लोगों की जान चली गई थी। काबुल यूनिवर्सिटी पर हुए इस आतंकी हमले की अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। बताया जा रहा है कि 3 आतंकी कैंपस में घुसे थे, जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को बेगुनाह के खून से रंग दिया। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।